भी अभियुक्त के खिलाफ एविडेंस लिया जाएगा वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। यानी कि अगर किसी अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस लेना है तो उसके पीठ पीछे नहीं लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जब अभियुक्त न्यायालय में क्या हो, हाजिर। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके कुछ अपवाद है। और वहीं आपका क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जा रहा है कि कब साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यही याद रखना धारा कि धारा में साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और बिहार आपका इधर आकर बैठे भाई, आगे जगह हेलमेट भाई बाहर रखिए। कोई यहाँ बाहर हेलमेट रखिए, मेज पर रख दीजिए। कोई भाई कैमरा लगा है बाहर, विलेज कर जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। यहाँ संसद भवन नहीं है कि डर है। इधर आगे आकर बैठिए, आगे उधर जगह नहीं, तो आगे आ जाइए, आगे बैठिए भाई, समय से आ करिए। तो बैठिए, इधर 3 लोग इधर बैठिए, यहाँ इधर बैठिए है तो जगह। देखिए आपका भाई फिर बताया जाए, यानी कि ये क्वेश्चन जो भी कारण हो वर्तमान समय में इंटरव्यू में और प्री में पूछा जा रहा है। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम ये है कि जब भी अभियुक्त के खिलाफ एविडेंस लिया जाएगा वह एविडेंस तभी लिया जाएगा जब न्यायालय में एक्यूज उपस्थित हो। याद रखिए, अब क्वेश्चन का मॉडल वर्तमान में ये बन रहा है कि कब अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है। तो जितने सेक्शन हैं जहाँ की अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है, एक जगह एकत्र करना है। और ज्यादातर जो पूछा जाता है वह 299 भी है, आपका 317 भी है, आपका 115 भी है, 205 भी है, यानी कि 205 भी है। और इसके बाद 253 है ना, 253। यानी इसमें आपका कोई संदेह नहीं है। जो बताया जा रहा है 1-2 धाराएं थोड़ा विवादित है, उसको नहीं बताया जा रहा है। ये नहीं कि 1-2 धाराएं, किताब में 1-2 सेक्शन और दिए गए हैं लेकिन वो थोड़ा डिस्प्यूटेड हैं, उसमें ऐसा कहीं दिखता नहीं। इसको लिख लीजिए भाई अलग से। तो लिखिए धारा 273 में सामान्य नियम यह है कि अलग से लिखिए। ये बात जो भी कारण हो, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है ज्यादा, तो इसको अलग से एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए सामान्य नियम धारा 273 में, सामान्य नियम धारा 273 में 273 में यह दिया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाएगा, लेकिन निम्नलिखित धाराएं इसका अपवाद है। इधर आगे आ जाइए, उधर आइए, उधर जगह। लेकिन निम्नलिखित धाराएं, बैठिए इधर बैठिए। लेकिन निम्नलिखित धाराएं इसका अपवाद है। लिखिए पहली धारा, लिखिए 115, धारा 115 115। दूसरा सेक्शन लिखिए 205, पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जा सकती है 205 में।
205 यानी कि 205। तीसरी धारा लिखिए 299। 299 लिखिए। अगली धारा लिखिए 317। 317। 317। अगला सेक्शन लिखिए 253। 253। देखिए जो वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है वो 299 से बन रहा है ज्यादा, और 299 बिहार में आपका इंटरव्यू में भी पूछी गई है, और ये प्री में क्वेश्चन का मॉडल बना देंगे। निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है? 4 ऑप्शन देगा, और जो ग्रुप आपको लिखवाया गया उसी में से एक सेक्शन रहेगा। तो इससे अच्छा है कि सभी सेक्शन क्या करिए, तैयार रट डालिए कि ये सेक्शन में से कोई आएगा तो हम मारेंगे कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में क्या साक्ष्य लिया जा सकता है। तो आपका तमाम सेक्शन है भाई। 299 मतलब फरार हो गया है और गिरफ्तार होने की जल्द संभावना नहीं है। 317 में न्यायिक कार्यवाही में बार बार क्या डाल रहा है, विघ्न डाल रहा है, तब लागू होगी। तो तमाम है, आगे बताया जाएगा सेक्शन। 115 आपका ये है कि जब जिस व्यक्ति से प्रत्याभूति, अब फिर बैक हो जाए 115 पर, जिस व्यक्ति से प्रत्याभूति मांगी गई है न्यायालय चाहे तो उस व्यक्ति को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है और प्लीडर या अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होने का मैंने हक दे सकता है। मैंने कह सकता है कि अधिवक्ता को भेज दीजिए, आपको आने की आवश्यकता नहीं। 116 से भी पूछा जाता है 2 क्वेश्चन। इत्तिला की सच्चाई के जांच बारे में जांच, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो सूचना मिली है उसकी सच्चाई की जांच की जाती है, 116 के तहत की जाती है। और यहाँ सब कुछ न पढ़ के 2 लाइन फ्री के लिए पढ़िएगा। पहला लाइन ये पूछा जाता है कि आपका जो ये जांच होगी कितने दिनों में पूरी की जाएगी? अधिकतम तो 6 माह। लिख लीजिए भाई, अलग से लिखना चाहें पूरा नहीं, 2 लाइन केवल फ्री के लिए पढ़ना है। यहाँ कि जांच कितने दिनों में मजिस्ट्रेट पूरी करने सच्चाई की, इत्तिला की सच्चाई की कि क्या मैंने इससे परेशान भंग होने की या गुड बिहेव भंग होने की संभावना है कि नहीं। तो कितने दिनों में ये पूछा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 6 माह। और दूसरा जो पूछा गया है कि जो जांच की जाएगी उसका प्रोसीजर क्या होगा, या तो उसका प्रोसीजर आपका क्या होगा ये पूछा गया है। तो जिस प्रकार समन मामलों में साक्ष्य लिया जाता है उसी प्रकार इस जांच में भी साक्ष्य लिया जाए। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिखेंगे तो समन मामलों की तरह, बस एक लाइन लिखिए उतना में आ जाएगा। मैंने जिस प्रकार समन मामलों में एविडेंस लिया जाता है उसी प्रकार से आपका इस जांच में भी एविडेंस लिया जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन बस याद रखना है। अब आइए 116 में जांच हो गई तो जांच को क्रम को आगे बढ़ाइए। यानी कि आपका जांच हो गई 116 में कितने माह के अंदर? 6 माह। तो आपका 117 और 118 एक साथ पढ़ा जाता है। या तो जांच में सूचना सही पाई जाएगी तो 117, और अगर जांच में इत्तिला गलत पाई जाए तो 118। फिर एक बार क्रम बना लीजिए। यदि जांच में सूचना क्या पाई गई सही, तब तो अंतिम आदेश दिया जाएगा कि आप प्रत्याभूत दीजिए। ये धारा के तहत 117 इसी को कहते हैं 107/117 की कार्रवाई, या 108/117, 109/117, 110/117। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अब अंतिम आदेश दे दिया कि आप प्रत्याभूत दीजिए,
क्योंकि जांच के पश्चात आपके खिलाफ जो जानकारी मिली थी कि आप शांति भंग कर सकते हैं, सदाचारी नहीं रह सकते, उसमें वह सूचना सही पाई गई। याद रखिए, तो किसमें प्रत्याभूत का अंतिम रूप से आदेश दिया जाता है? 117। और अगर जांच में सूचना गलत पाई गई तो जो 111 का आदेश दिया गया था शुरुआती दौर में, शो कॉज नोटिस, उस आदेश को रद्द कर देगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो की धारा में 118, बस 2 लाइन जानना है। जांच सही पाई गई तो गारंटी का अंतिम आदेश दिया जाएगा की धारा में 117। गलत पाई गई तो सच्चाई मैंने सूचना गलत है तो आदेश आपका रद्द होगा कि बना रहेगा? रद्द होगा। इसके बाद आपका 119, 120, 122, 3 धाराओं से फिर 122, इतना से आपका और 123 भी पढ़ना है। 4 धाराएं और इधर पढ़नी है मुख्य रूप से। इधर से भी आपका ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यानी कि इधर आपका देखिए, फिर आपको बता दिया जाए, आपका 106 से 110 अगर बहुत शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं उसका भी उपाय है। 106 से 110 पढ़िए, फिर 116 पढ़ लीजिए, और फिर आपका 119 से लेकर 123, इतना में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। भले एक लाइन सभी धाराओं को बताया जाए, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं इधर इतनी धाराओं से। भाई 100 आपका 19 देखा जाए, 119 भी काफी महत्वपूर्ण है। इधर की 2-3 धाराएं काफी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपका जे और एपीओ में बन चुका है। 119 से देखिए, जिस अवधि के लिए प्रत्याभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ कब से होगा, यानी कि उसकी शुरुआत या वह समय कब से चलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला नियम देखिए, अगर 106 के तहत आपका सत्र न्यायालय ने या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय आदेश दिया है, तो बताइए फिर कितने दिनों के लिए गारंटी मांगी जा सकती है? 3। तो अगर ऐसी दशा में वह व्यक्ति जेल में है, माने कारागार में है, तो कब से ये 3 साल चलना प्रारंभ होगा? जब वह कारागार से कहाँ आएगा? बाहर। और अगर कारागार में नहीं है तो आदेश की 117 का आदेश जिस तारीख को दिया गया उसको जोड़ दीजिए लाउडस्पीकर, तो सुबह निकाल दिया जाता है ना, बाहर तक आवाज जाती है, दबा दीजिए। देखिए आपका ये फिर एक बार तैयार रखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन बना है। अगर ऐसा व्यक्ति कारागार में है तो ये जो समय हमने आप लोगों ने बताया कि 3 साल 106 में कब से चलेगा? जब कारागार से क्या आएगा? बाहर। लेकिन अगर कारागार में नहीं है और आदेश दिया गया प्रत्याभूत का, तो जिस दिन, याद रखिएगा, 117 के तहत अंतिम आदेश दिया जाता है, पहला नियम यह है कि उसी दिन से वह समय चलना क्या होता है? प्रारंभ। यानी कि परिशांत या सदाचारी बने रहेंगे आप जिस दिन 117 का अंतिम आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दे। दूसरा नियम ये जानना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो कोई आगे का डेट भी दे सकता है, तब आगे से, और कोई डेट नहीं दिया तो तब ये तैयार रखिएगा जिस दिन वह 117 का अंतिम आदेश दिया उसी दिन से आपका कर्तव्य हो गया कि आप या तो परिशांत 106, 107 वाला है तो, या 108, 109 वाला है तो गुड बिहेव बनाए रखे। कितने दिनों के लिए? इतना दिन के लिए आदेश में समय का उल्लेख किया गया है। अब 120 देखिए भाई, बंद पत्र की अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट्स आपका बांड, यानी कि बंद पत्र की अंतर वस्तु का मतलब ये पूछा जाता है भाई, इसको 3 एंगल 4 एंगल से लिखना है, इसको हम लिखवा देंगे अलग से।
बंद पत्र की अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि बंद पत्र आपका जब भर दिया गया ऐसे व्यक्ति द्वारा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो बंद पत्र जब भर दिए यानी कि आपका या तो परिशांति के लिए या सदाचारी बनने रहने के लिए आपने 117 के अंतिम आदेश का पालन करते हुए बांड भर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप परिशांति कायम या सदाचारी बने रहने के लिए बाध्य हो गए, यानी कि कानूनन आप क्या हो गए, बाध्य, क्या परिशांत बनाए रखेंगे या सदाचारी क्या बने रहेंगे। यदि उस समय के अंदर माने जितना समय निर्धारित किया गया है ऐसा व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है यानी कि कोई अपराध करता है और वह अपराध कारावास से दंडनीय है तो ये माना जाएगा कि उसने बांड का या बंद पत्र का या प्रत्याभूत का उल्लंघन किया। फिर एक बार याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बांड का वायलेशन कब माना जाएगा, तो दे देगा कि जुर्माने से दंडनीय अपराध किया हो उस दौरान। दूसरा दे देगा कारावास से दंडनीय अपराध किया हो। तीसरा दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो कौन सही रहेगा? कारावास, जुर्माना नहीं। यही थोड़ा बहुत एक पॉइंट देखना है। अगर जिस ऐसे अपराध ऐसा किया हो कि जिसमें दंड केवल जुर्माना ना हो बल्कि क्या हो, कारावास, चाहे एक दिन का हो या मृत्यु दंड, उससे हमें मतलब नहीं है। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध अगर वह व्यक्ति किया है तो बांड का उल्लंघन नहीं माना जाए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, स्पष्ट आपका बेयर एक्ट में 120 में लिखा गया, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। अब यहाँ आपका अंतर्वस्त्र पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उसको अलग से लिख लीजिए भाई कोरिलेट करके। और यूपीजे में तो आपका 2018 के पहले वाले में ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बने, लिखिए उसको अलग से। पहला क्वेश्चन बनता है आरोप की अंतर वस्तु, कंटेंट ऑफ चार्ज, उसको सेक्शन लिख लीजिए। वहीं 120 पर ही आपका कोरिलेट करना है। आरोप की अंतर वस्तु की धारा में सीआरपीसी में तो 211 धारा 211 वहीं ऐड कर लेना है 120 पर ही। आपका आरोप की अंतर वस्तु एक बन चुका है यूपीजे में, भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर यूपीजे पीओ में बना कि आपका निर्णय की अंतर वस्तु, यानी कि आपराधिक मामलों में जब फैसला दिया जाएगा तो उस फैसले के अंदर क्या लिखा जाएगा, यह स्पष्ट बताया गया सीआरपीसी में और डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अब तो मेंस में ही बन रहा है छोटे छोटे। 354 सीआरपीसी की धारा 354 लिख लीजिए। 354 ये आपराधिक मामलों में चल रहा है, सिविल में ना जोड़ लीजिएगा। निर्णय की अंतर वस्तु आपका सीआरपीसी की धारा में आपका 354 ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बने, सतर्क रहना है थोड़ा। अंतर्वस्त्र पर एक बार यूपीजे में 3 क्वेश्चन बने थे, बता दिया जाए। सीपीसी में जाकर बना था कि वाद पत्र की या प्लेंट की अंतर्वस्त्र कहाँ है, तो वह सीपीसी के आदेश 7 नियम 1। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ 3 क्वेश्चन यूपीजे में आए थे, लेकिन चांस रहता है तो अब 3 याद रखना है एक साथ। बंद पत्र की अंतर वस्तु पूछे तो धारा 120, आरोप की अंतर वस्तु पूछे तो धारा 211 और निर्णय की अंतर वस्तु पूछे तो धारा 354 सीआरपीसी। तीनों एक साथ तैयार रखिए। आइए 121 नहीं पढ़ा जाता, 122 से फिर क्वेश्चन बनता है प्रत्याभूत देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास।
तो मैं कल कॉन्सेप्ट बनाया था और ये भी आपका पूछा जाता है निश्चित तौर पे भाई। देखिए आपका फिर एक बार क्रम कवर करिए। 106 में कितने दिन के लिए मांगा जा सकता था अधिकतम? 3। 107 में, एक साथ 108 में, एक साथ 109 में और 110 में। भाई अब देखा जाए भाई, मान लीजिए 118, 117 के तहत अंतिम आदेश दिया गया कि आप गारंटी दीजिए और वह व्यक्ति गारंटी देने में विफल हो जाए, चूक कर जाए, डिफॉल्ट कर जाए, असफल हो जाए, यानी कि इसका मतलब हुआ व्यतिक्रम कर दे। क्या कर दे? व्यतिक्रम मतलब ये हुआ डिफॉल्ट कर जाए, असफल हो जाए, तो जाएगा अब जेल। याद रखिए, कहाँ जाएगा? कारावास। तो अब पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रत्याभूत देने में असफल रहने पर अधिकतम कारावास कितना हो सकता है? तो कितना अधिकतम? 3। क्यों हम 3 साल बता रहे हैं? क्योंकि पूरा मिक्स करके पूछ रहा है और अधिकतम कितने दिन के लिए मांगा ही जा सकता है? 3 साल। तो नहीं दिया तो अगले 3 साल तक बिना अपराध किए हुए ही वह कहाँ रह सकता है? जेल अधिकतम। अगर सेक्शन वाइज पूछे कि 106 के तहत अधिकतम कितना, मतलब 3 साल, 107 के तहत पूछ ले तो सेक्शन वाइज अगर स्पेशली दे तो आप सेक्शन कवर करिएगा। सामान्य दे तो कितना? 3 साल। अब दूसरा देखिए नियम, मान लीजिए 107 के तहत 1 साल अधिकतम मांगा जा सकता था, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 6 माह के लिए प्रत्याभूति मांगा और वह व्यक्ति प्रत्याभूति नहीं दिया, तो अब कारागार या जेल जाएगा। और इस कंडीशन में कितने दिन जेल भेजा जाएगा? 6 माह। साल भर नहीं। फिर एक बार दूसरा नियम याद रखिए, जितनी अवधि के लिए प्रत्याभूति मांगी गई, अगर वह प्रत्याभूति नहीं देता तो उतनी अवधि के लिए वह कारागार भेजा जाए। यानी कि हमने कितने अवधि के लिए मंगवाई थी इस उदाहरण में? 6। और नहीं दिया तो कहाँ जाएगा? जेल। अब अगला नियम, अगर 6 माह के लिए मांगा गया परेशान के लिए 3 माह तक शांति बनाए रखा और 4थे माह के प्रारंभ में ही, अब 120 धारा थोड़ा ऐड करिए, जब ऐसा व्यक्ति बांड भर दिया, बंद पत्र भर दिया, गारंटी दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वह परेशान से अगले 6 माह तक क्या करे? बनाए रखे। और 120 तुरंत कवर करिए, अगर ऐसा व्यक्ति कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है तो ये माना जाएगा कि वह बंद पत्र का उल्लंघन किया है और अब जाएगा जेल। तो बताइए, 3 माह तक शांत रहा और 4थे माह आपका ऐसा अपराध कर दिया जिसमें कारावास का दंड हो, अभी कितना समय बचा है टोटल? 3 माह। ये जो 3 माह बचा है, अब कितने दिन के लिए कहाँ जाएगा? जेल। यानी कि बचे हुए शेष अवधि के लिए वह कहाँ भेजा जाएगा? जेल। क्योंकि वह बांड भरा था कि हम परेशान या सदाचारी बने रहेंगे और जितना दिन बचा था उसके पहले ही बांड का क्या कर दिया? वायलेशन। तो वायलेशन कब होगा? जब उस समय के दौरान कारावास से दंडनीय वह कोई क्या करे? अपराध। इसके बाद आपका पूछा जो जाता है कि कब कारावास सादा होगा और कब कठोर, ये जरूर याद रखें। कल भी बताया गया था 106 में कारावास कैसा होगा? सादा। 107 में क्या बताया गया था? सादा। 108 में भी सादा। लेकिन 109 और 110 के तहत जब जेल जाएगा तो सादा या कठोर दोनों। ये रट कर जाइएगा, ये भी क्वेश्चन बना है। अब 123 देखा जाए, 122 में इतना पढ़ना है, ज्यादा नहीं। जो आ सकता है भाई वही पढ़ाया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि समय कम है। 123 में आपका पूछा जाता है कि जो व्यक्ति
बांड भरने में असफल रहा, उसे जेल भेज दिया गया है, तो बिना शर्त के या शर्त लगाकर डीएम या सीजीएम यानी कि आपका जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को बीच में भी छोड़ सकते हैं, या तो कंडीशन के साथ या बिना कंडीशन। यानी कि या तो शर्त के साथ रिहा किया जाएगा या बिना शर्त के। तो सतर्क ये रहना है कि अगर शर्त लगाकर डीएम ने छोड़ा और समाज में जाकर उन शर्तों का वह क्या किया, उल्लंघन, तो पुलिस को भी एक पावर मिल जाएगा कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट यानी कि वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। तो जब भी मेंस में आता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, तो केवल धारा 41 लिखने से नहीं होगा, 42 भी लिखना पड़ेगा, 151 भी, इसके बाद 2C भी संज्ञेय अपराध, इसके बाद आपका 123 भी एक लाइन लिखना पड़ेगा, तमाम चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो आगे बताया जाएगा भाई मेंस के समय। यहाँ उतना समय इस प्रकार ये चैप्टर भाई आपका निपट गया। सीजीएम क्यों आए हैं ये आगे बताया जाएगा। 478 धारा पढ़ाते समय बैठ होंगे। तो भाई अभी आपका अध्याय 9 छोड़ दीजिए, अध्याय 10 आ जाइए भाई। भरण पोषण लाख में पढ़ाया जाएगा, फंस जाएगा मामला, पता लगा कि यही चैप्टर चलता रहे, एक क्वेश्चन आएगा। देखो आपका अध्याय 10 आइए। अध्याय 10 में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है आपका। अध्याय 10 में आपका फ्री के लिए वही पढ़ना है जो आ सकता है। लेकिन मैं बता दूं, एक या दो क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। सेक्शन सभी नहीं पढ़ने हैं, जो आपको अंडरलाइन कराया जाए वही सेक्शन ज्यादा देखिए, इधर पूरा सेक्शन नहीं पढ़ा जाता। देखिए आपका अध्याय 10 लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखना। आपका जब भी अध्याय 10 पढ़िए तो आपका ये भूमिका इसकी थोड़ा 2-3 मिनट बाद है, तब अध्याय 10 चला जाए। अध्याय 10 में जो प्रावधान है वह प्रावधान आपका 129 से लेकर आपका 148 तक है। 129 से लेकर 148 पहला नियम। दूसरा नियम आपको देखना है कि अध्याय 8, 10 तथा 11 तीन अध्याय। अध्याय 8, 9 नहीं, भरण पोषण वाला नहीं। अध्याय 8, 10 तथा 11 ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू है। तो ये जो अध्याय मैं पढ़ा रहा हूँ ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी क्या है, लागू, ये सतर्क रहना है। इसमें आपका कह सकते हैं कि आपका 4 खंड मिलेंगे और 4 खंडों में आपका अलग अलग माने 4 खंड में बांटा गया है इस चैप्टर को। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले संविधान पढ़ा जाता है और तब आपका ये चैप्टर शुरू किया जाता है। और इसी के साथ आईपीसी भी कोरिलेट की जाती है। आईपीसी का अध्याय 8 पढ़ेंगे, सेक्शन 141 से लेकर 160 यानी कि धारा 141 तो बताना भी है। धारा 141 से लेकर 160 पढ़ेंगे। विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली के बारे में। और संविधान में आपका मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 19 पढ़िए। आर्टिकल 19 में वर्तमान में 6 फ्रीडम या 6 स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को दी गई, ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। संविधान पढ़ाते समय भी मैं पढ़ाया था कि अगर युद्ध या वायु आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल 19 की सभी स्वतंत्रताएं अपने आप या स्वतः सस्पेंड हो जाती है। इन स्वतंत्रताओं में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी शांतिपूर्ण आपका कह सकते हैं जुलूस निकालना, सभा करना, सम्मेलन करना इत्यादि का अधिकार। यानी कि आप जमाव करिए
लेकिन वह जमाव शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये भी आपका कहा गया। और अगर जमाव अशांतिपूर्ण हो गया तो आपका 141 के तहत 5 या आईपीसी की धारा 141 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव है और अशांति के लिए हुआ है तो वह जमाव अवैध नहीं। कैसा जमाव? अवैध, यानी कि उसको कहा जाता है अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव या अवैध सभा। कितने लोग? कम से कम 5। और आपका कितने उद्देश्यों में से के लिए जुटे हो? 5। तो 5 याद रखना है। और आपका लोक शांति के लिए आपका 141 से लेकर कहाँ तक प्रावधान है? 107। अब ये है कि अगर जमाव कर सकते हैं कि अवैध हो गया तो ऐसी दशा में पुलिस को भी पावर है कि जमाव को तितर बितर करे, यानी कि ये कहे कि आप लोग जमाव को अब भंग करिए, और नहीं करते हैं तो पहले सिविल बल का प्रयोग और उसके बाद नहीं मानते हैं लोग तो सशस्त्र बल का प्रयोग, यानी कि खूब लठियाए जाते हैं आंदोलनकारी। याद रखिए, आपका यह नहीं है। और बहुत बड़ा संरक्षण सरकार का भी प्राप्त है पुलिस और सशस्त्र बलों पर 132। ये जितने लाठी गोली चलाएंगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए एक उदाहरण कब सेक्शन शुरू किया है ताकि दिमाग में तो बैठे, यहाँ यहीं पढ़ना है। लोग लाठी गोली चलेगी, डंडा, और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता पुलिस का। आपका पहला उदाहरण देखिए, एक उदाहरण दिया जाए तब सेक्शन शुरू किया जाए भाई, ताकि दिमाग में बैठे। देखिए जब अखिलेश जी आपके मुख्यमंत्री थे तो योगी जी आना चाहते थे प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद था। तो अखिलेश जी ने कह सकते हैं कि आए मिर्जापुर तक, तब तक पुलिस लगाकर मिर्जापुर में ही रोक दिए गए योगी जी। तो अब यह है कि भाई बदला तो राजनीति में लिया ही जाता है। तो अब अखिलेश जी की बारी आई और उसी समय कुंभ मेला भी लगा था। 1 साल हो गया लगभग, आपका कुंभ मेला भी लगा था। ये अपना लखनऊ से चले तो विमान से उतार लिए गए, यानी कि वहाँ के एडीएम साहब पुलिस को लेकर गए और विमान की सीढ़ी से क्या कर लिए भाई, सफाई अपना इलाहाबाद में पूरा हंगामा किए। तो पुलिस वाले नेता परेता और धर्मेंद्र जी का भी सिर फोड़ दिए, कई लोगों का पैर तोड़ दिए और तमाम विधायक घायल भी हुए। और आपका कहे भी थे धर्मेंद्र जी संसद में जाकर विशेषाधिकार हनन की, उसके बाद ट्रांसफर हो गया डीएमएसपी का और 2 दिन में, क्योंकि मामला गंभीर हो गया था। लेकिन ये कहे कि हम समाजवादी हैं, ईंट का जवाब हम क्या देंगे, सरकार आएगी तो पत्थर। और ये आपका कहे संसद में कहे, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। और पुलिस वालों के खिलाफ खूब आंदोलन चला कि कार्रवाई की जाए, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि धारा 132 बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये विधि विरुद्ध जमाव दबाया जाएगा, बलवा दबाया जाएगा, अवैध सभा को तितर बितर करने में जो ये सशस्त्र माने आर्म फोर्स या पुलिस आपका लाठी डंडा गोली चलाएगी तो बिना सरकार की इजाजत के FIR ही नहीं होगी। बहुत बड़ा आपका संरक्षण है। तो लोग रोज पुलिस को कहते हैं कि आप डंडा चलाइए, हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा संरक्षण है 132 में। तो आइए अब देखा जाए भाई, आपका 129 से शुरू किया जाए। अब क्वेश्चन का मॉडल भी जो बना है देखते रहना है। देखिए 129, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। देखिए पहला खंड क्या कहता है। अब पहला ये पूछा जाता है कि सिविल बल के प्रयोग का आदेश कौन दे सकता है। तो प्राधिकारी याद रखिए, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न माने इससे नीचे न हो कोई पुलिस अधिकारी। अब यही क्वेश्चन पहला आपका बनता है, ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्शन 129 के तहत
सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश कौन नहीं दे सकता? देखिए आपको मैं बना रहा हूँ। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाने का साधक अधिकारी, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं दे सकता? हाँ, यही पॉइंट पकड़ना है, यही राजस्थान ने बनाया है। कौन नहीं दे सकता? न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये पहला पॉइंट। इस जमाव को तितर बितर करने का आदेश 129 में दिया जाएगा। वो आगे देखिए। तो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली या अवैध सभा, तुरंत आपको पकड़ना है। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा आईपीसी की धारा 141 में दी गई, सीआरपीसी में नहीं। तो विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है? तो जब कम से कम 5 व्यक्ति हो और 5 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए हों, तो हम कहेंगे कि उनका जमाव क्या है? तो कितने लोग कम से कम और कितने उद्देश्यों में से? 5 की धारा में अनलॉफुल असेंबली डिफाइन है। तो 141 आईपीसी 141। अगला देखिए, या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र हुए हों, उनका जमाव 141 आईपीसी के तहत अनलॉफुल नहीं है। लेकिन ये आशंका है कि ये जो जुटान किए हैं, ये शांति या पीस को क्या कर सकते हैं? पब्लिक पीस को ब्रीच कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं। तो बताइए, किस जमाव को तितर बितर करने का सिविल बल के प्रयोग द्वारा आदेश 129 में दिया जाता है? तो विधि विरुद्ध जमाव, और दे देगा 5 या 5 से ऐसे व्यक्ति, अधिक से व्यक्तियों का जमाव जिनसे कि लोक शांति भंग होने की क्या हो? आशंका। दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों मार्क कराइए। मॉडल भी चलते रहना, ये नहीं कि केवल बैरेट मार्क देना है। बैरेट तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, मांचना ही तो है ना। इसको मेन रूप से दिमाग में क्या करना है, ऐसा मॉडल आएगा तो हम ऐसा क्या करेंगे? मारेंगे। अगला देखिए। अब ये है कि भाई जब जमाव को तितर बितर होने का आदेश दे दिया गया, तो जमाव का क्या कर्तव्य है? तितर बितर हो जाए कि ना हो जाए। और आप क्या कर सकते हैं? हो जाए भाई। और नहीं होते हैं तब तो भाई इसके बाद आपका सिविल बल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आंसू गैस, आपका वाटर फेंका जाएगा, पानी, इसके बाद लाठी, इसके बाद गोली, तमाम चीजें चलती रहती है। वो अलग बात है भाई, हम उतना नहीं जाना है। देखिए 130 भाई, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग, यानी कि अब आपका आ गया केंद्रीय बल आ गया, तो सशस्त्र बल यानी कि मान लीजिए अर्धसैनिक बल आ गए, सीआरपीएफ आ गई, आरएएफ लगी है, या जो भी अर्धसैनिक बल है। ध्यान से समझिए, बस एक लाइन जानना है, ज्यादा नहीं। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है या सिविल बल से स्थिति नहीं समझती या तुरंत जमाव को तितर बितर करना है, तो ऐसी दशा में जमाव को तितर बितर करने के लिए आपका सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश कौन दे सकता है? यानी कि जो ये सीआरपीएफ वाले हैं, आरएएफ वाले हैं, या जितने अर्धसैनिक बल हैं, ये स्वतः कुछ नहीं करेंगे। अब कौन आदेश देगा? तो डंडा गोली चलाएंगे, बस वहीं पकड़ना है। उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक, एक लाइन मारिएगा, कौन आदेश देगा इनको? तो जो उच्चतम पंक्ति का क्या रहेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। पुलिस ना मार दीजिएगा, ये दरोगा जी आदेश नहीं दे सकते और एसपी भी नहीं दे सकते, मैं बता दूं। कौन केवल इनको आदेशित कर सकते हैं कि चलाओ लाठी, चलाओ गोली? तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक डीएम है तो डीएम दे,
डीएम नहीं है तो एडीएम दें, एडीएम नहीं है तो एडीएम दें, कोई आपका दे। और कोई नहीं है तो आपका 131 पढ़ना नहीं है, 132 बस एक लाइन जानना है कि जो ये सिविल बल और सशस्त्र बल का प्रयोग किया गया है, तो अगर आपका राज्य सरकार सिविल बल यानी कि पुलिस की ऐसी है, तो ऐसी दशा में आपका जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं दे देगी इस बल के प्रयोग के लिए, इन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। और केंद्रीय बल है तो जब तक केंद्र सरकार अनुमति न दे दे कोई अभियोजन ही नहीं चलेगा, यानी कि FIR भी नहीं होगी, ये भी याद रखिए, FIR नहीं होगी। जैसे कि कई उदाहरण में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी कई उदाहरण मिलते थे पहले, अब तो भाई खत्म हो गया क्योंकि अब संघ शासित प्रदेश बन गया। जैसे कि सेना अपना बल का प्रयोग करती थी और पुलिस FIR कर देती थी, तो पुलिस को सेना के खिलाफ बिना केंद्र सरकार की अनुमति के FIR करने का हक ही नहीं। और कई FIR आप तक कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कई मामले आए जहाँ की सेना के अधिकारियों के खिलाफ आपका जम्मू कश्मीर में FIR हुई और कई सेना के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कि हमारे खिलाफ ये जो FIR हैं ये अवैध हैं, इसको रद्द किया जाए, क्योंकि बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के ही क्या कर लिया गया है भाई। और कई बार मामला उठा, तो खैर खत्म हो गया मामला कि क्या केवल आतंकवादियों के मानवाधिकार है, सेना का कोई मानवाधिकार नहीं। तो ये तमाम देखे होंगे बॉर्डर पर बांध कर एक बार काफी विवाद हुआ था, आगे आपका बांध के मैंने सेना वाले ले गए थे, उसमें भी काफी विवाद हुआ। तो उतना नहीं जानना है, बस एक लाइन जानना है कि जो भी बल का प्रयोग होगा बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया कि धारा में इनको सिविल बल का आपका 132 बस 2 लाइन जानना है, किसकी अनुमति से होगा FIR या अभियोजन, केंद्र सरकार या राज्य। अब आइए आपका पब्लिक न्यूसेंस देखा जब रही एक 133 से लेकर 143 तक अब चैप्टर चलना है। आइए कोई उदाहरण निकाला जाए, उसी पर सब धाराएं पढ़ा दिया जाए। आपका देखिए आपका पब्लिक न्यूसेंस, इसको हिंदी में जानिए भाई, लोक उपताप कहा जाता है और IPC में आप लोग पढ़े भी हैं, फिर एक बार हम रिवीजन करा देंगे। लोक उपताप का मतलब हुआ लोक अपदूषण, लोक अपदूषण का मतलब लोक प्रदूषण, लोक प्रदूषण का मतलब हुआ आपका कह सकते हैं कि कोई किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जिससे लोग को, एक व्यक्ति को नहीं, लोग माने आम जनता को, लोग मतलब क्या हुआ पब्लिक, पब्लिक माने जनता, तो लोग का किसी में कहाँ परिभाषित है, धारा 12 लोग, याद रखिए कि धारा में भाई रटे रहिए, IPC में लोग भी पूछ सकता है, क्या पूछते कोई भरोसा नहीं है। लोक की परिभाषा IPC की धारा 12 में दी गई है। लोक मतलब कि जनता का कोई वर्ग या समूह। ये लोक न्यूसेंस का मतलब, न्यूसेंस का मतलब क्या प्रदूषण या प्रदूषण, और लोक का मतलब कि जनता। फिर परिभाषा बना लीजिए, किसी व्यक्ति का ऐसा कार्य जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर, सुविधा पर, क्षेम पर, कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़े, हानिकारक प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव पड़े। इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, पब्लिक न्यूज़। बस एक लाइन याद रखिए, जनता के स्वास्थ्य पर, क्षेम पर, कुशलता पर, सुविधा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बुरा। इसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक न्यूज़। लोक उपताप जो है आपका कह सकते हैं अपराध है, और अपराध आपका है तो पहले हम IPC में चलते हैं, 2-3 को रिलेट कर लीजिए तब से IPC चला जाएगा। IPC में पहला क्वेश्चन बनता है कि लोक न्यूसेंस की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2 से ठीक है, कहाँ दी गई है,
लोक न्यूसेंस के विशिष्ट रूप में बता चुका हूँ 269 से लेकर 290। कहाँ से कहाँ तक? 269 से लेकर कहाँ तक? 269 से लेकर 290 तक, 289 तक लोक न्यूसेंस के विशिष्ट रूप दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपका 279 पूछा जाता है। आपका उतावलेपन से वाहन चलाना या उपेक्षा से, कौन सी धारा? ये ये दोनों में आया था क्वेश्चन। उतावलेपन से वाहन की धारा में। और आपका इस समय जो महामारी चली है तो क्वारंटीन या क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन, तो 270, 71 ये सब जरूर पढ़िएगा। कौन कौन सी धारा? 271 है ना, देखिए क्वारंटीन का नियम कहाँ है, क्वारंटीन जो कहा जाता है। 271 पढ़ कर जाइएगा, नया क्वेश्चन है, महामारी से जोड़कर पूछ सकता है। अब इसमें लोक न्यूसेंस अपराध है और दंडित है, और अगर कहीं इसमें दंडित नहीं है तो उसके लिए रिजुडियरी प्रावधान या अवशेषी प्रावधान की धारा में बताया गया था 290। और लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति, यानी कि आपका कह सकते हैं फिर से लोक न्यूसेंस कर दिया तो कौन सी धारा? 291। 290 भी बहुत पूछी जाती है। 200 रुपया दंड है अधिकतम। अब समय नहीं भाई उतना समझाने का, बस सेक्शन हम बता दिए लोक न्यूसेंस क्या है। आइए फिर एक बार देखा, बैक होइए। अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो इसके लिए आपका आर्टिकल 226 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, और आर्टिकल 32 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। तो कम से कम एक उदाहरण तो बताया जाए जहाँ याचिका दायर की गई। आपका कुछ ना आए तो पर्यावरण के मामले में MC मेहता का केस याद रखिए। महेश चंद मेहता का केस काफी प्रसिद्ध रहा है, और कई कंपनियों को उन्होंने दिल्ली से कहाँ भगा दिया, बाहर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन एक केस हम बताते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध। ये पब्लिक न्यूसेंस है कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो क्या पूरे समाज को धुआं करेंगे? तो कानून कहता है कि नहीं, आप ही पीजिए, गुप्त रूप से पीजिए, समाज को नुकसान न पहुंचे। तो केस आया, सुप्रीम कोर्ट में PI हुई थी मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्या किया जाता है? प्रतिषिद्ध, रोका जा रहा है। ये लोक न्यूसेंस था। अब लोक न्यूसेंस के लिए आप दो एंगल देख लिए, एक तो IPC में यह अपराध है, दंडनीय है। दूसरा आपने ये देखा कि अगर लोक न्यूसेंस से आप, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? आर्टिकल 21 में मूल अधिकार। भाई पर्यावरण क्या रखा जाए? स्वच्छ। अब अगला ये CRPC के तहत जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें भी इस बारे में कुछ पावर दिया गया कि वह पब्लिक न्यूसेंस का समन कर सकें। समन मतलब समाप्त कर सकें, पब्लिक न्यूसेंस को खत्म कर सकें। और दो आपका है, एक पब्लिक न्यूसेंस का सामान्य मामला जिसमें कि कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, और एक है अर्जेंट मामला। तो सामान्य मामला 133 CRPC से, और अर्जेंट मामला 154। तो आइए एक उदाहरण बनाया जाए, और सबसे अच्छा उदाहरण आपका चिमनी का बनाया जाए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये ईंट पकाने वाली चिमनी रखा है, और चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, और आसपास के गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर, सांस लेने में कई रोग हो गए लोगों के, सांस वाले स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो आइए अब देखा जाए पहला क्या उपाय।
अगर गांव के कई माने ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 226 के तहत ऐसे चिमनी चलाने वाले दंडित भी हो सकते हैं। और सीआरपीसी में आपका ये प्रावधान है कि ऐसे लोगों को चिमनी चलाने से रोका जा सकता है। तो आइए इसी पर उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए कि आपका 133 से लेकर 143 के तहत बस यही चलेगा, चिमनी कांड चलेगा, यानी कि बस चिमनी पकड़ लीजिए और पूरी धारा चिमनी पर क्या करिए, समाप्त कर दीजिए और कोई उपाय नहीं है। एक उदाहरण पकड़िए और 10 धाराओं को क्या करिए, समाप्त, और सब धाराओं में कुछ न कुछ ऐड कर दिया जाएगा। देखिए 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, कंडीशनल आदेश। ये उत्तराखंड में डायरेक्ट सेक्शन पहले पूछा गया है कि न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है। ये उत्तराखंड में सेक्शन पूछा गया, हेडिंग पूछी गई, तो कौन सी धारा मारेंगे, कंडीशनल ऑर्डर दे दे तो 133 जो बिहार जे ने बना रखा है कि 133 के तहत कौन आदेश दे सकता है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, कोई जिला मजिस्ट्रेट पहला ऑप्शन यानी कि डीएम, दूसरा ऑप्शन दिया कोई उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम, तीसरा ऑप्शन दिया राज्य सरकार द्वारा विशेषतया सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। अब देखिए मॉडल बिहार का फिर देखा, निम्नलिखित में से कौन धारा 133 के तहत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश नहीं दे सकता। अब नहीं दे सकता में सतर्क रहना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नहीं दे सकते, न्यायाधीश भी इस धारा में नहीं दे सकते, पुलिस अधिकारी भी नहीं दे सकते। तो कौन सकता है, केवल मजिस्ट्रेट। कौन मजिस्ट्रेट, न्यायिक की कार्यपालक। कार्यपालक में कौन कौन, लिस्ट याद रखना है, डीएम, एडीएम और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई अन्य कार्यपालक। ये बिहार में पूछा जा चुका है, सतर्क रहना है। देखिए एक क्वेश्चन और भरमाओ पूछा जाता है, ये दिया है कि कौन दे सकता है, उसमें डीएम, एडीएम, राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक में कोई मने आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक दे दिया न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन नहीं, ये नहीं पूछा गया कौन दे सकता है। तो भाई दे तो तीनों दे सकते हैं, लेकिन तीनों अब ऑप्शन में तो ऐसा है कि जिसमें कि हमें क्या चुनना है। तो जब भी चुनना हो एक, तो जो वरिष्ठ अधिकारी रहे उसी को मार्क कराइए। तो किसको मार्क कराएंगे, ठीक। लेकिन ये कब, जबकि तीनों में से क्या चुनना हो, केवल एक। ये नहीं कि तीनों अगर उपयुक्त सभी रहे तो उपयुक्त सभी, न रहे तो उसका उपाय बताया जा रहा है। बिहार में एक बार ऐसा मॉडल बना है और बिहार में डीएम को माना है, इसमें कोई शक नहीं साहब है। अब 133 के तहत जो आदेश दिया जाएगा वह नकारात्मक होगा कि सकारात्मक, तो दोनों, यानी कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए भी कहा जा सकता है और कोई कार्य न करने के लिए। बस एक लाइन और, सकारात्मक की नकारात्मक, दोनों मार्क कराइएगा। अब आइए चिमनी, जिस व्यक्ति के चिमनी से, बस ये बना लिया जाए, जिस व्यक्ति के चिमनी से धुआं निकल रहा है और लोगों ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की यहाँ आवेदन दे रखा है, ऐसी दशा में अब चिमनी के लिए डायरेक्ट आदेश नहीं, अब कागजों का नोटिस जारी होगा, कारण बताओ नोटिस। यानी कि एक ही चिमनी है तो एक को समन जारी होगा और पूछा जाएगा क्यों न आपकी चिमनी को बंद करने का आदेश दिया जाए। अर्थात क्यों न आपको आदेशित किया जाए कि आप अपनी चिमनी बंद कर दीजिए।
क्योंकि इस चिमनी के धुएं से क्या हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तब वही 133 के बाद अब आदेश दिलवाइए और तमाम कार्य करिए। देखिए भाई 134 आ जाइए, आदेश की तामील या अधिसूचना। तो अब देखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके खिलाफ आदेश लेंगे, एक के खिलाफ। तो आदेश की तामील कराई जाएगी। तो आदेश की तामील कैसे कराई जाएगी, जिस प्रकार समन की तामील कराई जाती है। तो फिर आइए धारा 62 देखा जाए, समन की तामील कौन कराता है। अभी आपका एमपी में बना था, तो सामान्यतः कौन कराता है, पुलिस अधिकारी, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश ले जाकर और समन ले जाएंगे। आदेश की एक कापी नथी रहेगी और पुलिस जाकर किसको दे देगी, चिमनी के मालिक को, यानी कि किसको, एक 134 भी नहीं पूछा गया है, तब 133 पूछी गई है। इसके बाद आइए 105, एक लाइन जहाँ पूछा गया वो बताया जाएगा डिटेल में। जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, या तो वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करे। यानी कि एक को कहा गया कि या तो चिमनी बंद करो या आकर मजिस्ट्रेट के यहाँ कारण बताओ। तो एक क्या करेगा, या तो चिमनी बंद कर देगा या आकर मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या बताएगा, कारण कि हजूर हमारे चिमनी के धुएं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा। बताए भाई कारण। अगला देखिए 136, उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम, यानी कि न तो आदेश का पालन किया, यानी कि न तो चिमनी बंद किया और न ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ कर कारण बताया, तब तो भाई आदेश अंकित किया जाएगा और वह दंड का भागी भी होगा। तो आईपीसी की धारा के तहत 180 है, तो किस धारा के तहत दंड का भागी होगा, 128। इसके बाद 137 छोड़ दीजिए, 138 छोड़ दीजिए, 139 फिर क्वेश्चन बनता है। स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना, थोड़ा कई राज्यों में बना है। और ये जब क्वेश्चन बनाइएगा तो 3 एंगल से पढ़िएगा। एक धारा 139, 148 और 310 एक साथ तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ज्यादा चांस रहता है झारखंड से लेकर यूपी, लगभग हर एक राज्य में इन 3 धाराओं से क्वेश्चन बना। देखिए 139 पहले देखिए, झारखंड में बना था, लोग गलत करके आ गए थे। लोकल इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश वर्जन देखिएगा। स्थानीय अन्वेषण का आदेश मजिस्ट्रेट की धारा के तहत देता है, तो आपका जवाब रहेगा 139। उसको लिख लीजिए तो अलग से, एक साथ लिखिए तीनों ताकि गलत न हो पढ़ते समय। स्थानीय अन्वेषण का आदेश मजिस्ट्रेट की धारा के तहत देता है, पूछ ले तो लोकल इन्वेस्टिगेशन, उसको लिख लीजिए 139 मार्क कराइएगा। ये कई लोग गलत करके आए हैं, सतर्क रहना है, हल्का हल्का शब्द मैं चेंज करूंगा। इसके बाद आपका लोकल इंक्वायरी, स्थानीय जांच, लोकल इंक्वायरी आ जाए तो 148 मार्क कराना। देखिए स्थानीय जांच, अगर आपका लोकल इंक्वायरी स्थानीय जांच आ जाए तो ऐसी दशा में कौन धारा में दिया गया है, 148। और फिर एक शब्द आ जाए लोकल इंस्पेक्शन, यानी कि स्थानीय निरीक्षण। शब्द देखिए स्थानीय सब में लगा है, स्थानीय निरीक्षण आ जाए तो 310 को लिखिए। फिर एक बार बता दें भाई, लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं तीनों धाराओं से। अगर स्थानीय अन्वेषण आए, गलत ज्यादा होता है यहाँ, थोड़ा सतर्क होकर रट्टा मार कर जाइएगा। हाँ ये भी बता दिया, जब समय कम है तो कुछ चीजें क्या करिए, नए लोग
रट्टा मार कर जाए और कोई उपाय नहीं है उसका इतने कम समय में। हाँ भाई देखिए कुछ लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दो चार लोग भाई जो नए लोग हैं आपका मैंने न समझ में आए तो अभी न पढ़े, बता दिया जाए शाम वाला बैच, सुबह वाला बैच उनके लिए आराम से चल रहा है और आपका फरवरी से स्लो में चलेगा तब पढ़ेंगे। मैंने ये भी एक ऑप्शन है कि अभी 10-12 दिन वो ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ये स्पेशल बैच चल रहा है इसीलिए सुबह रेगुलर बैच चलाया जा रहा है और ये स्पेशल बैच आपका बिहार एपीओ का चल रहा है 3-4 तारीख जब तक चले 3-4 तारीख तक चलेगा, क्योंकि लेट काफी शुरू हुआ है आपका तमाम कारणों से, नहीं तो अब तक कई बैच बिहार एपीओ हो भी गया रहता और मैंने फाइनल लिस्ट निकल गया। पर जिनको न समझ में आए आपका अभी केवल फ्री के लिए बताया जाता है कि आ सकता है, क्योंकि भाई 7 फरवरी को फ्री है तो पहली वरीयता हो कि सबका फ्री निकले और आशा की जाती है कि भाई सबका निकलेगा भी। अगर कोई अच्छे से लेक्चर ही सुन ले किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और किताब इस समय बिल्कुल ना पढ़िए, नोट तो अवेयर है और लेक्चर सुनिए उतना पर्याप्त है। अब किताब पढ़ने का समय गया, 7 फरवरी के बाद फिर पढ़िएगा। अब इधर आपका ज़्यादा से ज़्यादा साल पेपर और आपका कवर का दिमाग ज़्यादा चलाना है, तो न समझ में आए तो भाई 10-12 दिन रुक जाए लो, 12-15 दिन, उसके बाद आपका आराम वाला बैठ, अगर उनके पास समय है तो सुबह आकर पढ़े लोग आराम से, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सुबह आपका जूरिस्प्रूडेंस और सीपीसी 2 सब्जेक्ट हार्ड लगे हैं, आराम से एकदम शांत भाव से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ना आएगा तो 10 बार बताएंगे, लेकिन यहाँ एक बार बता के निकल जाएंगे, दोबारा नहीं, समझ में आए ना आए रट्टा मारना है। और दूसरा भाई सूचना ये है, वो भी सूचना दे दिया तब आगे बढ़ा जाए। आपका टेस्ट मैंने आपका 50 रुपया फीस कर दी गई है, टेस्ट की मैसेज भी किया गया था और भाई देखिए ज़्यादा लोग रहेंगे तो फीस कम की गई है, क्योंकि 50 से अधिक लोग आए थे आपका संडे को, तो कोई ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा करोड़ों कमा लें, बस ये है कि भाई हमारा भी काम चलता रहे, 2 पैसा बनता रहे और आप भी अच्छे से पढ़िए। और हमेशा हमने प्रयास किया है, कोई करोड़ों अरबों की लालच नहीं किया कि हम मैंने कमा लें, 2 पैसा हमारा भी काम चलता रहे और आपका भी अच्छे से कम फीस में आप पढ़ें भी और टेस्ट भी, यानी कि एक सामाजिक सेवा भी होती रहे। और लॉकडाउन में हमने पूरी सामाजिक सेवा की है, एक पैसा भी फीस नहीं लिया जबरदस्ती किसी से, जो स्वेच्छा से दे दिया। ऑडियो के माध्यम से सही बिहार देश के लिए बहुत पढ़ा दिया गया, पूरा महीना खत्म कर दिया गया, यानी इतिहास में इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं गया था, कभी खत्म ही नहीं होता था महीना। तो 50 रुपया टेस्ट क्या फीस रखी गई, आप आकर बुधवार को दिन में 11 बजे होगा, ताकि भाई शाम वाला बैच इसका बना हो, क्योंकि हम 2 बजे तक होता था, 12 से 2, तो हम 3 बजे 2:30 बजे पहुँचते थे, फिर आना तुरंत खाना खा के मुश्किल हो जाती, तो 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा, आदमी आराम से मतलब शाम वाला बैच डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपका 11 बजे से टेस्ट होगा, जो लोग देना चाहते हैं उसी दिन आकर या पहले भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 50 रुपया फीस रखी गई है टेस्ट की, हफ्ते में 2 बार होगा। अब देखिए 4-5 टेस्ट और करा दिया जाए, यानी कि जब तक आपका आज तब तक सांस जब तक आ सौ क्या अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं। देखिए फिर एक बार 101 लाइन दोहराइए तब आगे बढ़ा जाए भाई। 139 में क्या दिया गया है, लोकल इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश वर्जन देखिएगा, हिंदी ना देखिएगा कंपटीशन में। एक बार कम से कम इन धाराओं को देखते समय क्या देखेंगे, लोकल इंक्वायरी दे दे तो कौन सी धारा 148, और लोकल इंस्पेक्शन दे दे स्थानीय निरीक्षण तो कौन सी धारा 310। आइए देखा जाए भाई 139 के बाद आपका जो पूछा जाता है 140 छोड़ दे दिए, ये भी नहीं पूछा जाता। अब आपका 141, 142, 143 ये तीनों धाराएं पूछी गई है, चांस है पूरा। देखिए 141 भाई, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा का परिणाम, यानी कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने एक को आदेशित कर दिया कि आपके चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वह लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, चिमनी यहाँ से हटा लीजिए,
या बंद कर दीजिए। तो ऐसी दशा में चिमनी के मालिक का क्या कर्तव्य है, या तो चिमनी बंद कर दे या वहां से क्या करे। तब अगर मालिक ऐसे आदेश का पालन नहीं करता तो क्या होगा, तो होगा दो चीजें याद रखनी है। क्या होगा, पहला ये होगा कि भाई ये तो आदेश का उल्लंघन किया, तो आईपीसी की धारा के तहत चिमनी का मालिक दंड का भागी होगा 188। कौन सी। और दूसरा देखिए क्या होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दल बल के साथ जाएंगे, बुलडोजर की चाबी लेकर चिमनी उमनी गिरा देंगे और मलबा वहां से कहीं फेंकवा देंगे, और जितना खर्चा लगेगा सब क्या किया जाएगा, चिमनी के मालिक से वसूला जाएगा। जैसे कि मकान इस समय इलाहाबाद में गिर रहे हैं, यहाँ भी भाई गिरेगा आपका 3-4 मीटर दीवार अंदर हो, मैंने आपका वो जो बाहर की दीवार है आपका 3-4 मीटर और इधर आएगी, तो दुकान का मिठाई की दुकान भी गिर जाएगी, लेकिन ये अभी बचा रहेगा। लेकिन और रोड से हम लोग क्या हो जाएंगे, 4-5 मीटर नजदीक हो जाएंगे। तो ऐसी दशा आप जब गिरे तो देखिए हो क्या रहा है, पहले आपका सूचना दी जा रही है कि खुद ही दीवार तोड़ी, और नहीं तोड़ रहे हैं लोग तो भाई देख ही रहे हैं कि बुलडोजर लाकर तोड़ा जा रहा है, और 1 घंटे का 1200 वसूला भी जा रहा है। तो अच्छा कि सीनियर होल्डर में तो चीज लगा कर गए हैं लोग, अपने ही छेनी हथौड़ी देकर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे कि आ जाएंगे तो पूरा क्या करेंगे, हमारा बिल्डिंग हिला देंगे, और ऊपर से 1200 प्रति घंटा क्या करेंगे, बुलडोजर का लेंगे, यानी कि जेसीबी मशीन का 1200 पर घंटा लगता है सरकारी। तो आइए, तो आदेश अंतिम कर दिया गया तो परिणाम आ गया, नहीं मानेगा तो आईपीसी की धारा के तहत 188। और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, बल का प्रयोग करके क्या करेंगे, आपका मैंने ऐसे मैंने न्यूसेंस को समझ हटवाएं। 142 पूछी जाती है, जांच की लंबित रहने तक ब्याज। ये अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार उत्तराखंड आ चुका है। 141 वाले न पढ़िए। जब मजिस्ट्रेट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इनकी चिमनी से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट बीच में आदेश दे सकता है कि जब तक मैं जांच पूरा न कर लूं, चिमनी से आप ईंटा पकाने को रोक दीजिए, यानी कि चिमनी क्या कर दीजिए, बंद। तो क्या जांच के लंबित रहने तक चिमनी बंद करने का आदेश दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, की धारा में 142, बस एक लाइन। इसके बाद आपका 143 भी पूछी गई उत्तराखंड में, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति क्या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकेगा, यानी कि कुत्ते की दुम आपका आ जाइए, कुत्ते की दुम एक बार सीधी की गई, फिर क्या हो गई, टेढ़ी, फिर सीधी, फिर टेढ़ी, यानी कि कहा गया कि चिमनी से धुआं न निकालो, और फिर माना नहीं, 10 दिन बंद रखा, और फिर वही काम क्या हुआ, करने लगा, यानी कि आदेश के बावजूद भी लोक न्यूसेंस की क्या किया, पुनरावृत्ति या बंदे नहीं किया, यानी कि चालू रखा। तो ऐसे मामलों में आपका सतर्क रहना है, ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, और कोड लेट करके इसे पढ़ना है। तो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आईपीसी की धारा में दंडनीय है, 291 की धारा में। फिर एक बार याद कर लीजिए, जब भी आपका लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आए तो सीआरपीसी में 143, और इसके लिए सजा की धारा में आईपीसी की 291, दंड भी कभी काल पूछ लेता है, अधिकतम कितना है, 6 माह का कारावास या जुर्माना, या रकम तो नहीं है कुछ जान के लिख सकते हैं भाई, उसी पर लिख लीजिए 143, रीड विथ R/W लिखा जाता है, R/W, रीड विथ माने सपठित, सपठित मतलब इसी के साथ पढ़ने वाली। तो कौन सी धारा इसी के साथ पढ़ेंगे,
आईपीसी की धारा 291। इस प्रकार लोक नियुक्ति का सामान्य मामला भी आज क्या हो गया, यानी कि आपका 20-25 धारा डेली हमें निकालना है भाई। 111 से लेकर और आपका हो गया 143, तो वही आपका 20-22 धारा कम से कम डेली चलना है, तब जाके सीआरपीसी हो। 5-7 दिन में आपका 100-150 धारा तो समाप्त हो गया। कलेक्टरेट एविडेंस चलेगा भाई।